समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता राजेश यादव नेपाल दौरे के बाद जब पहुंचे उत्तर प्रदेश की राजधानी में तो दिया है बड़ा बयान। बताया है समाजवादी पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में लहराएगी अपना परचम। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। जहां नेपाल दौरे के दौरान अहम मुद्दों को उठा करके उन्होंने ये साबित कर दिया है कि समाजवादी पार्टी कई क्षेत्रों में कार्य भी कर रही है। वहीं हम आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर भी उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके न जाने से क्या समाजवादी पार्टी में कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं। जाना एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर ने, आइए डालते हैं उनकी एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। जहां नेपाल दौरे से लेकर के लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा की गई इस विशेष इंटरव्यू में, आइए डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़ यानी कि आपका एसटी न्यूज़। आज हमारे साथ हैं सपा वरिष्ठ नेता राजेश यादव जी। नेपाल यात्रा कैसी रही? नेपाल यात्रा से पहले भी हमने सर से बात की थी, अब नेपाल यात्रा समाप्त हो गई और सर लखनऊ में हैं। जानते हैं कि नेपाल में किस तरह से मीटिंग रही, क्या रहा और क्या रंग सर ने छोड़ा है अपना, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं वो अपने रंग में सबको रंग लेते हैं। इस बार नेपाल यात्रा के दौरान क्या रहा जानते हैं सर आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। सर, नेपाल यात्रा, राजेश जी की नेपाल यात्रा कैसी रही? नेपाल यात्रा 120 देशों को, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया था और ये 14वां सम्मेलन था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जो कि काठमांडू में आयोजित किया गया था। अगला सम्मेलन यूरोप के किसी देश में होगा। नेपाल यात्रा के पीछे मुख्य तर्क था, जो आप लोग सब जानते हैं, कि इस समय दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ी है। एक तरफ रशिया है, दूसरी तरफ अमेरिका है। दोनों लोग अलग अलग देशों में युद्ध वहाँ के कमज़ोर देश के खिलाफ कर रहे हैं। इजराइल की भी भूमिका उसमें महत्वपूर्ण है। तो जब देश और विश्व युद्ध के मुहाने पे हो जाए, तब एक मानवता के नाते पूरी दुनिया कराहने लगती है, क्योंकि ये दुनिया एक घर है। ये भूलोक भी हमारा घर है। ये जो हमको तमाम प्रकार के बंधनों में बांटा गया है, सीमाओं में बांटा गया है, जाति बंधन में बांटा गया है। हम क्रिश्चियन हैं, वो बौद्धिस्ट है, तमाम प्रकार के हिंदू मुसलमानों में। तो इन चीज़ों पर हम लोगों ने जो काठमांडू की ये विश्व स्तरीय कार्यक्रम था, मीटिंग थी, दुनिया के 120 देश आए, कुछ यूरोप के भी लोग आए, अफ्रीका के भी आए। तो हम लोगों ने ये सोचा, अगर इसी तरीके से ये तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत अगर कहीं बाय द वे एशिया में शुरू हो गई, तो यूरोप में तो शुरू ही हो गई है, और एशिया ये कहीं पूरा का पूरा युद्ध पृष्ठभूमि अगर एटॉमिक वीपन्स में बदल गई, तो दुनिया में एक भी इंसान नहीं बचेगा। ना धरती बचेगी, ना धरती के लोग बचेंगे, और ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। इन्हीं मुद्दों को लेकर सर आपकी नेपाल यात्रा दौरान बातें हुई? हमारी विभिन्न देशों के लोग वहाँ पर थे। वहाँ एक मंडपम है, उसी में कार्यक्रम था। एक यूनिवर्सिटी बगल में, उस पर भी कार्यक्रम था। अलग अलग देशों ने अलग अलग ग्रुप बना के इस संबंध में कई अपने प्रस्ताव दिए और प्रस्ताव पारित भी हुए। एक आपने बात रखी वीज़ा को लेकर, तो ये क्या है सर जो हाईलाइट पे रहे और न्यूज़ में भी आई, क्या था सर? वीज़ा जो है एक बड़ी भारी बाउंडेशन है। आप देख रहे हैं हमारे घर जो बांग्लादेश, वो हिंदुस्तान में एंट्री नहीं कर सकता, और हम उनके देशों में जाने में बहुत परेशानी होती है। हम बात करें अगर यूरोप की, तो यूरोप में कॉमन डॉलर है, यूरोप में कॉमन वीज़ा है। अगर किसी एक देश का भी आपने वीज़ा ले लिया, तो पूरे यूरोप में आप जा सकते हैं। इसी पद्धति को सोचते हुए हम लोगों ने विश्व सरकार बनाई है कि एक विश्व सरकार बनाई जाए, वर्ल्ड फोरम बनाया जाए, जो ये तय करे और मनोवैज्ञानिक दबाव डाले कि भाई आपस में आवागमन तो होना चाहिए,
उस देश का व्यक्ति हमारे देश में आए और हमारे देश के व्यक्ति उस देश में जाए, तभी हम इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने मांग रखी खुलेआम वहाँ पर कि एशिया के जितने भी कंट्री हैं, विशेषकर दक्षिण एशिया के, दे शुड मूव ईच अदर कंट्री, और बिना किसी वो पासपोर्ट तो होना चाहिए लेकिन वीज़ा फ्री कर दिया जाए, तो हमारी बहुत सी समस्याएं सॉल्व हो सकती। तो कितने लोग सहमत दिखे सर इससे? ज़्यादातर सभी लोग थे, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि हम पिंजड़े की तरीके से बांग्लादेश में बंद रहे हैं, पाकिस्तान में बंद रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए बांग्लादेश और पाकिस्तान में हर घर में आधी रिश्तेदारी इंडिया में है। अपने मौसा से, अपने ताऊ से उनको मिले हुए ज़माने बीत गए। तो इन चीज़ों में पर्दा न डाला जाए, पर्दा खोल दिया जाए और एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की व्यवस्था दी। यानी कि सफल रहा आपका नेपाल दौरा। और सर, नेपाल दौरे के आप नेपाल में थे लेकिन राजनीति में उठापटक हुई, और जहां आपको भी पता चला आप तो नेपाल में थे, जो इस समय हाईलाइट मामला चल रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा, आप वहां थे। आपको जब सूचना मिली तो सर आपको क्या, क्योंकि आप भी पार्टी के दौरान एक ही पार्टी से हैं, मिलते होंगे, कभी आपको लगा सर कि इनके माइंड में ऐसा चल रहा है कि जो ये इल्ज़ाम लगा रहे क्या कभी इस्तीफ़ा दे सकते हैं, ये सब बातें को लेकर जब आपको पता चला सर कि इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तो कैसा लगा? देखिए, राजनीति का मतलब ही छुपी हुई नीति, कूटनीति, इसका भी यही मतलब होता है। यहाँ व्यक्ति अपने आप को बदलने में क्षण भर भी नहीं लगाता है, सेकंड का 10वें हिस्से में उसकी सोच बदल जाती है, और क्या निर्णय लेने वाला है ये उसका शरीर ही नहीं जानता है। अगर 6 लोग आ गए, वातावरण बना दिया, तो अपने आप को बदल लेता है। मौर्य जी हमारे यहाँ थे, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि इंसान के रूप में बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन स्थिरता उनमें भी नहीं थी। उन्होंने जल्दबाजी में निर्णय लिया। अखिलेश जी और शिवपाल सिंह ने, विशेषकर शिवपाल सिंह ने बयान भी दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहीं नहीं जाएंगे, बड़े अच्छे इंसान हैं। लेकिन हो सकता है उनके अंदर कोई ऐसी मजबूरी रही हो कि उनको पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी बनानी पड़ी हो। मैं आप व्यक्तिगत रूप से यही कहूँगा कि मौर्य जी एक अच्छे इंसान थे। अगर भावुकता बस उन्होंने कोई निर्णय लिया तो उस निर्णय पर वो भविष्य में सोचेंगे, समझेंगे और फिर कोई नया डिसीजन लेंगे। सर, उनका कहना है कि उनके जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे वो थोड़ा खफा हैं। दूसरा ये है कि जो पार्टी में दौरान कार्यालय में जो पूजा पाठ हुई थी शालिग्राम की, उससे थोड़े से आहत नज़र आए। तो सर ये सही है उनका कहना कि वो थोड़ा खफा है, या जो वरिष्ठ नेता हैं वो दूसरों को चलने नहीं देते हैं? खासकर उन्होंने सपा पे इल्ज़ाम भी लगाया अखिलेश जी पे कि अड़ियल नेचर के हैं, दुनिया चीज़ उन्होंने सवाल जवाब और जब निकले हैं तो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो आप तो मिले हैं सर, आपने सबको देखा है, शिवपाल यादव के साथ भी आपका लंबा सफ़र है, अच्छा बातचीत है, अखिलेश जी से भी है और वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य से भी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? अरशद सिद्दीकी के पिताजी इलियास आजमी के मरणोपरांत एक समारोह हुआ सहकारिता भवन में। हमारे बगल की कुर्सी पर आदरणीय विधायक जी, आदरणीय पूर्व मंत्री जी हमारे साथ थे। हमने उनसे कहा कि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अगर आप भावुकता बस कोई अपना स्टेटमेंट देंगे तो उसके दीर्घकालिक असर पड़ता है। ठीक है, आपकी एक सोच है कि बैकवर्ड सब एक हो जाए, एक प्लेटफार्म पे आ जाए, तो ये तो हम भी कहते हैं, लेकिन कहने का ढंग, परोसने का ढंग अच्छा होना चाहिए, इज्जतपूर्वक होना चाहिए। अगर आप तब वो बात कहेंगे, कहने को तो राहुल गांधी जी भी वही कहते हैं, कहने को हमारी पार्टी के भी नेता उसी लाइन पे चल रहे हैं, लेकिन कहा कैसे ढंग से जाए वो मायने रखता है। मैं मौर्य जी को एक बार फिर कहूँगा, कहीं भी रहे, किसी भी जगह रहे, लेकिन अपना सम्मान करें और अपने पड़ोसियों का सम्मान करें। तो इसी के बीच खबर आई कि टिकट
और आपके जो राजनीतिक गुरु हैं शिवपाल जी को टिकट मिल गया है, और क्या कहना चाहेंगे सर आपको जब पता चला कि हाँ अब यहाँ से लड़न को टिकट मिल गया है? अभी मौर्य जी का ये सब बयान भी चल रहा है, तो कैसा लगा सर? कितनी चुनाव में की तैयारियां भी चल रही हैं, आपके ऊपर भी है, सभी के ऊपर है, टिकट भी मिल गया है, इधर इधर इनका बयान भी चल रहा है, पार्टी को थोड़ा सा क्योंकि बहुत सारे जैसे कि बहुत से नेताओं ने ये कहा है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य जा रहे हैं तो इनके साथ बहुत से नेता भी चले जाएंगे। तो क्या आपको लगता है सर कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से आधे नेता एसपी से कट के उनकी तरफ आ जाएंगे, कोई नई पार्टी वो बना रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जो मित्रगण हैं जो बसपा से आए हैं वो तो जा सकते हैं, लेकिन वो सोच कभी नहीं जाएगी। जहाँ तक शिवपाल सिंह के बारे में कहा है, शिवपाल सिंह ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे इंसान हैं जो कि रेत में भी गेहूं की फसल कर सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उनको टिकट दिया गया है। मुझे पूरी उम्मीद नहीं, विश्वास है कि सबसे ऐतिहासिक जीत शिवपाल सिंह यादव की होगी, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव की सोच में अगड़ा पिछड़ा, गरीब, अल्पसंख्यक सबके लिए बहुत बड़ा स्थान है। आपको याद होगा कि उन्होंने अपनी रथ यात्रा वृंदावन से निकाली थी और वृंदावन से निकाल के कई जिलों में वो गए। जो व्यक्ति शिवपाल है, शिव का रक्षक है, वो जाति धर्म पर कहीं नहीं जाता है। उसके लिए इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने अगर माननीय शिवपाल सिंह यादव, जो कि भाग्य से उनके चाचा भी हैं, अगर उनको कोई जिम्मेदारी दी है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर होंगे और उनकी बहुत अब तक की सबसे बड़ी जीत वहीं से होगी। सर ये क्या जो लोगों को कहना है कि अब चुनाव आ रहा है और इतने नेताओं का जाना, इनका इस्तीफा देना, क्या समाजवादी पार्टी को झटका लगेगा इससे? देखिए, चुनाव के दौरान आवागमन बहुत ज़ोर से चलता है। अभी लोकसभा में आप देखेंगे कि भाजपा से भी आवागमन शुरू हो जाएगा, क्योंकि लगभग 25 सांसदों के टिकट कटने की मुझे सूचना मिली है। वो अपना स्थान कहीं और देखेंगे, तलाशेंगे। तो राजनीति का ये बिल्कुल जीवन अस्थिर होता है कि आज हम इधर है, कल को उधर है। आप चौधरी अजीत सिंह के बेटे को देख लीजिए, अन्य नेताओं को देख लीजिए। वो ये राजनीति में एक धर्म के समान मान लिया गया है कि जहाँ हमको सम्मान मिलेगा, जीत मिलेगी, हम वहीं जाएंगे। लेकिन नियम ये कहता है कि सिद्धांतों पर आदमी को कायम रहना चाहिए, और जो किन्हीं कारणों पर आए हुए हैं लोकसभा लड़ने या विधानसभा लड़ने, वो अपने सिद्धांत को बड़ी जल्दी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बड़े बड़े नेताओं ने जल्दी ही पार्टी छोड़ दी है। ये हमारे साथ थे राजेश यादव, जिन्होंने बताया कि किस तरह शिवपाल जी का टिकट मिलना उनकी ऐतिहासिक जीत होगी। इन्होंने पहले से घोषणा कर दी। साथ में इन्होंने ये भी बताया जो इस्तीफा दिया स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, उससे कोई झटका नहीं लगेगा। समाजवादी पहले से मजबूत थी और इस बार भी जीत के दिखाएगी। पूरा सपोर्ट है समाजवादी। जो आए थे वो चले गए, क्योंकि चुनाव के दौरान आना जाना लगा रहता है।